लिखो, हेडिंग लिखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, 2 मिनट मेरी तरफ देखो। क्लास 11 में एक बहुत ही लंबा सा, खूंखार सा, प्यारा सा, जो भी बोलो आप, एक चैप्टर था जिसका नाम था स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का पूरा जिस्ट हमको इस चैप्टर में चाहिए हो। ठीक है, तो आज का जो पूरा क्लास है वो स्ट्रेट लाइंस के अंडरस्टैंडिंग को ही डेडिकेटेड रहेगा। लास्ट होते होते अगर समय मिला हम लोग को तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, उन सब चीज को भी टच करेंगे थोड़ा सा। और इनकेस नहीं मिला तो अपन स्ट्रेट लाइन के डिस्कशन पे आज क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो भी चीज आज मैं समझाऊं आप देखना ध्यान से कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो 3 बार 5 बार 10 बार रिपीट कराओ मेरे से, इन समझ के ही घर जाना है आप लोग। ठीक है, तो बिगिन कर रहे हैं, एक एक करके सारा पॉइंट आप लिखते भी जाइएगा, कॉपी भी करते जाइएगा। देखिए, पहले आप हेडिंग लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट related to straight lines, some important point related to straight lines। सबसे पहला चीज लिखो, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन is of the form ax plus by plus c equals to 0, comma here a comma b comma c are constants and x comma y are variables। ठीक है, आर वेरिएबल्स। अब देखो यहां पर ये चीज हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9 में एक चैप्टर था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10 में एक चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 11 में एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन। और हर जगह हमको ये बताया गया कि इस टाइप का जो भी इक्वेशन होता है उसको प्लॉट करने के अंदर ग्राफ कैसा निकलेगा, इसका स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो कभी भी आप ये याद रखिएगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर होगा ना तो उसका जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्मेट का होना चाहिए बताओ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और अगर इस फॉर्मेट का कोई भी इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। फिर रिपीट करता हूं, देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन से फॉर्मेट का होगा बताओ सब लोग ट्राई करो थोड़ा जोर से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और अगर कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट का तो इसका ग्राफ प्लॉट करने पे क्या निकलेगा बताओ, स्ट्रेट लाइन। क्लियर मेरे ख्याल में। सेकंड पॉइंट है, देखो लिखो, इक्वेशन ऑफ line parallel to equation of line parallel to x axis, equation of line parallel to x axis is y equals to k, where k is any real number, ठीक है, where k is any real number। यहां बोर्ड पर देखो एक बार, ये सब चीज वैसे तो शायद एलपीपी के टाइम पर मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से एक बार बता देता हूं। मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। अब यहां पर देखो हम बात किसका कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप कोई भी ऐसा लाइन बनाते हैं जो एक्स एक्सिस से क्या हो पैरेलल, ठीक है, तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं पर काटेगा। ठीक है ना, मान लो कि ये 5 यूनिट, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा क्या, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, y इक्वल्स टू 5। अगर सपोज करो कि वो 10 यूनिट पे काटता तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता, y इक्वल्स टू 10। नीचे मान लो कि 3 यूनिट पे काटता तो क्या हो जाता, y इज इक्वल्स टू -3। तो ये भी याद रखेंगे कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा उसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। एंड अगर कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ कैसा होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बाकी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा कि लाइन का लोकेशन क्या है। ठीक है, लेकिन इट विल ऑलवेज बी व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके अंदर में एक नोट करने वाला बात यह है कि सपोज करो कि ये पिंक वाला लाइन को अगर एक्स एक्सिस से ही ओवरलैप कराना है तो 5 यूनिट ऊपर काट रहा है तो y इक्वल्स टू 5, 3 यूनिट नीचे काट रहा है तो y इक्वल्स टू -3। अगर एक्स एक्सिस से ही ओवरलैप हो जाएगा तो क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू 0। तो वहां से ये बात आता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, y इक्वल्स टू 0। इसको एज अ नोट लिखो इसी पॉइंट में, नोट इक्वेशन ऑफ x axis
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0, इज y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस will be x equals to k, will be x equals to k। ठीक है, वापस एक बार बोर्ड पर देखो, मानो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला सपोज करो कि वाई एक्सिस है, और आपको इस बार कोई ऐसा लाइन चाहिए जो वाई एक्सिस से क्या हो पैरेलल। ठीक है, और मान लो कि ये इसको लेट से 4 यूनिट पे काट रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और इस चीज को भी याद रखेंगे कि अगर मान लो कि राइट साइड में 4 यूनिट पे काट रहा है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4। लेफ्ट साइड में मान लो कि 3 यूनिट पे अगर काट रहा है तो क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू -3। y एक्सिस अगर ओवरलैप हो जाएगा तो क्या बोलोगे, x इज इक्वल्स टू 0। इसीलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू 0। लिख लो इसमें भी नोट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस will be x equals to 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस will be x equals to 0। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला पॉइंट लिखूं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये छोटा सा फोटो बना लो और क्लास 10 का याद ही होगा आप लोगों को कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला पॉइंट देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। 2 मिनट बोर्ड पर देख लो एक बार। मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है आपके पास में ax1 और b, मतलब ax1 y1 bx2 y2 को जोड़ने वाला, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कैसा मिलेगा आपको, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ, कर लो कॉपी। मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। चले अगले पॉइंट पे, डन ये वाला। अच्छा, यहां से थोड़ा सा क्रिटिकल चीज सब स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना इन सबको। सबसे पहले लिखो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसमें ये डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ लेना, ये कुछ काम आपके आएगा नहीं, बस सब ध्यान से पहले एक बार समझ लो। देखो यहां पे सपोज करो कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस। ठीक है, और मान लो कि आपके पास में कोई एक लाइन है इस तरीके से। ठीक है, अब ये लाइन x एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहा होगा जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें। ये x एक्सिस के साथ में और भी बहुत सारा एंगल बना रहा है, ये एंगल भी बना रहा है, ये एंगल भी बना रहा है, ये एंगल भी बना रहा है, लेकिन ये सारा एंगल मेरे काम का नहीं। ठीक है ना, मेरे को एक ही एंगल पे फोकस करना है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एग्जिस्ट करे, और मेजर करने का जो तरीका है वो कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ऐसे घूमना, क्लॉक ऐसे ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे। तो आपको करना क्या है कि मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ये इसको पॉइंट आउट करना है, ऐसे घुमाना है आपको। उस सिचुएशन में जो भी एंगल आप कवर करोगे, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, बाय द सिंबल थीटा। और इसका जो वैल्यू है उसका आंसर थीटा बिलोंग्स टू 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ। 0 डिग्री को ये टच करेगा, 180 डिग्री को टच ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, थोड़ा समझने का ट्राई करना। सपोज करो कि ये पेन ही मेरा लाइन है, तो मिनिमम क्या हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस से ओवरलैप कर जाए। इस मोमेंट पे पेन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं है। ये फिर घूमना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। बढ़ के मान लो कि यहाँ पहुंचे तो हम कुछ 45-60 डिग्री हो जाएगा। एग्जैक्टली वर्टिकल हो गए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा और घूमोगे तो मान लो कि 100-120 डिग्री कुछ वैसा हो जाएगा। और घूम के वापस से जब आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाओगे तो दिस इज द सेम सिचुएशन एज इट वाज व्हेन इट इज 0 डिग्री। आया बात समझ। तो 180 डिग्री का सिचुएशन और 0 डिग्री का सिचुएशन में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो इसलिए 180 डिग्री को अलग से एंगल नहीं मानेंगे हम लोग। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 डिग्री, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 179 पॉइंट समथिंग। ठीक है, लेकिन 180 को टच हम लोग नहीं करें। क्लियर मेरे ख्याल में। व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ, एंगल बिटवीन, रिपीट करो आप लोग मेरे साथ बोलो, एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द लाइन
मेजर्ड इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, थीटा, और कहां से कहां तक वैल्यू वेरी कर सकता है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। ये डेफिनेशन समझ में आना जरूरी, ठीक है, एक बार रीड कर लो इसको। इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड इट्स वैल्यू लाइज इन 0 डिग्री टू 180 डिग्री इंटरवल, 0 इंक्लूडिंग 180 को इग्नोर मार देंगे, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बाद में नेक्स्ट आता है, लिखो आप लोग, स्लोप ऑफ अ लाइन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का बस नाम लिख के छोड़ दो, पीडीएफ तो रहेगा रिवीजन के लिए। नेक्स्ट आप लिखो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। 2 मिनट मेरी तरफ देखना और थोड़ा सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज करो कि ये पेन, ये लाइन है मेरा, ठीक है, ये अगर फिलहाल ऐसे है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे है तो क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्लियर है। मतलब इसका जो पोजीशनिंग है उसको आप एक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। अब इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए देयर आर 2 थिंग्स ब्रॉडली। एक हो गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप यूज कर सकते हो, यू कैन से कि द लाइन इज एट 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, और द लाइन इज एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, और द लाइन इज एट 0 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, और द लाइन इज एट 90 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यूज कर सकते हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ही डिपेंड करके देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लोप। स्लोप क्या है, स्लोप अपने आप में एक नंबर है। स्लोप क्या है बताओ, एक नंबर जो हमको रफली ये बताता है कि लाइन हमारा कैसे पोजीशन में है, ठीक है। लाइन को अगर ड्रॉ किया जाए तो लाइन का पोजीशन कैसा हो, ठीक है। फिर से मैं पूछता हूं, व्हाट इज स्लोप, अ नंबर जो क्या बताएगा हमको, लाइन का पोजीशन या लाइन का ओरिएंटेशन। फिर से रिपीट करना, बोलो स्लोप क्या है, नंबर जो क्या बताएगा आपको, लाइन का पोजीशन या फिर लाइन का ओरिएंटेशन इन द ग्राफ या कार्टेशियन प्लेन, या जो भी बोलो आप, ठीक है। अब स्लोप निकालने का 2 तरीका है आपके लेवल। एक तरीका है बाय द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एक तरीका है बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट। बाय द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, देखो कि स्लोप को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर स्मॉल एम, एंड स्लोप का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा। ध्यान से सुनते जाना, एक फॉर्मूला कितना होता है बताओ, tan थीटा। अब tan थीटा कैसे वर्क करता है आप देखना ध्यान से। सपोज करो कि ये लाइन इससे पैरेलल था, तो उस टाइम पर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता, 0 डिग्री। और इस लाइन का जो पैरेलल है एक्स एक्सिस से, उसका अगर कोई मेरे से स्लोप पूछे तो मैं जवाब देता हूं उसको m इज इक्वल्स टू tan ऑफ 0 डिग्री, और आंसर कितना आ जाता है 0। आया बात समझ। तो इससे मेरे को क्लियर हो गया कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा, 0। और किसी भी लाइन का स्लोप अगर 0 है तो उस लाइन का पोजीशन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आया बात समझ। सपोज करो कि किसी लाइन का, मानो कि ऐसे एक नया लाइन बना लेता हूं, इस लाइन का मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, कितना है बताओ, 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री में है सच्ची, ठीक है ना, तो कैन यू टेल मी कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्री। इतना तो क्लास 10 से हम लोग को याद ही होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब इससे मैं क्या कह सकता हूं बताओ, कि अगर लाइन ऐसा है जो 45 डिग्री पे है तो उस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, 1। और वाइस वर्सा टाइप क्या बोल सकते हो आप, कि अगर किसी का स्लोप 1 है मतलब वो लाइन कितने एंगल पे रहा हो, 45 डिग्री पे। आया बात समझ। अब इसी चीज को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज स्लोप, फिर से बताओ मेरे को, बी कॉन्फिडेंट, बी लाउड। व्हाट इज स्लोप, अ नंबर जो क्या बताएगा आपको पोजीशन या फिर ओरिएंटेशन ऑफ लाइन इन द पिक्चर। क्लियर मेरे ख्याल में। स्लोप निकालने का कितना तरीका, 2। क्या क्या चीज से, एक तो थीटा से tan थीटा, और दूसरा तरीका यह होता है कि अगर आपको अपने लाइन के ऊपर में 2 पॉइंट पता हो, मानो कि एक पॉइंट है आपके P x1, y1, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया हुआ होगा आपको, और दूसरा पॉइंट हो सपोज करो कि Q x2, y2, ये दोनों फिक्स पॉइंट होगा जिससे आपका लाइन पास कर रहा होगा, और आपको ये दोनों पॉइंट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। अगर आपको मान लो कि लाइन के बारे में थीटा का इन्फॉर्मेशन है तो आप tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसका स्लोप पता करने के लिए। और अगर आपके पास में लाइन के ऊपर का 2 पॉइंट का इन्फॉर्मेशन है तो आप स्लोप पता करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मूला m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इन दोनों से सेम आंसर आता है। क्यों आता है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट टाइम वेस्ट है तो नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करना आप लोग। स्लोप का मीनिंग क्या है बताओ, फास्ट, लाउड, अ नंबर जो क्या बताएगा आपको पोजीशन ऑफ या फिर ओरिएंटेशन ऑफ लाइन इन द प्लेन। स्लोप ढूंढने का कितना तरीका आपके लिए, 2। क्या क्या, tan थीटा मत बोलो, बोलो m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा। दूसरा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कौन से सिचुएशन में कौन सा यूज करोगे, थीटा पता रहेगा तो tan थीटा यूज करेंगे, और अगर 2 पॉइंट पता रहेगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यूज करेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में। लिखिए स्लोप में, लिखिए स्लोप इज अ
slope is a number that gives slope is a number that gives orientation of line, orientation of line. आगे लिखो, it is represented by the letter small m. It is represented by the letter small m. ठीक है, और नीचे लिखना there are two formulas. उसके नीचे लिखो नंबर वन m equals to tan theta. नंबर वन m equals to tan theta. नंबर टू m equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. ठीक है, साइड में आप ये फोटो बना लीजिए कि यहां पर थीटा क्या मीनिंग है, x1 y1 x2 y2 का क्या मीनिंग है. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहां से. अब देखो थीटा का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है. क्लास 10 में हमने क्या क्या वैल्यू देख रखा है बताओ? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. लेकिन क्लास 11-12 में आने के बाद में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बियॉन्ड भी जा सकता है. कुछ स्पेशल वैल्यूज है, कुछ स्पेशल एंगल्स हैं. उन सारे का एक चार्ट मैंने आपके लिए बना दिया है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लीजिए. एक बार पहले समझा देता हूँ. देखो थीटा अगर 0 हुआ तो tan थीटा का आंसर कितना होगा? 0. कहने का मतलब tan 0 डिग्री का आंसर 0, tan 30 डिग्री का आंसर 1/√3, 45 डिग्री का आंसर 1, 60 डिग्री का आंसर √3, 90 डिग्री पे इट इज नॉट डिफाइंड, 120 डिग्री पे इट विल बी -√3, 135 डिग्री पे -1 और 150 डिग्री पे कितना हो जाएगा? -1/√3. ठीक है, बना लो इस चार्ट को पूरा. एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड की तरफ फिर से देखो. वैसे तो टाइम के साथ में याद ही हो जाना चाहिए तो अच्छा है, बाकी एक सिमेट्री बता के छोड़ देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील होगा. ठीक है, 90 तक तो आई थिंक सबको याद है. इसके आगे का एक ट्रिक सुनना और समझना. 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन है? सप्लीमेंट्री समझते हैं हम, क्या मतलब है उसका? इसमें क्या जोड़ने से 180 आ जाएगा? तो क्या जोड़ने से 180 आएगा बताओ? 60. तो 60 पे जो भी आंसर रहा होगा ना उसका नेगेटिव ही यहाँ पे आएगा. 135 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन? 45 पे जो भी आंसर आ रखा है उसका नेगेटिव होगा. और 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री कौन? 30. तो जो भी आंसर उस पे था उसका नेगेटिव इस पे रहेगा. क्लियर? इस तरीके से भी अपन थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं. चलो आगे. नेक्स्ट आप लिखो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. इस चीज को समझो. देखो यहां पे मान लो ये नीचे वाला x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये y एक्सिस है, और ये पिंक वाला लाइन जो है वो x एक्सिस से क्या है बताओ? पैरेलल. और कोई लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल है, समझना इस चीज को ध्यान से, तो इमीडिएटली साथ ही साथ वो ऑब्वियसली y एक्सिस से कौन सा रिलेशनशिप में होगा? 90 डिग्री पे. तो चाहे आप पैरेलल टू x एक्सिस बोलो, ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बोलो, बोथ आर सेम. एक ही मीनिंग है इनका. और इस सिचुएशन में आप मेरे को सोच के बताओ कि इसका थीटा क्या फील हो रहा है आपको? कितना होगा इसका थीटा मतलब x से एंगल नापते हैं हम लोग. तो पिंक वाले लाइन का x एक्सिस के साथ में एंगल कितना है? 0 डिग्री. और 0 डिग्री पे स्लोप का फॉर्मूला tan 0 डिग्री. tan 0 डिग्री का आंसर कितना? 0. इसीलिए इस टाइप के लाइन का स्लोप का वैल्यू कितना होगा? 0. तो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0. और किसी का स्लोप अगर 0 है तो इमीडिएटली यू शुड थिंक कि यार पिक्चर बनाने पे इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. क्लियर मेरे ख्याल में? ओके. नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस will be not defined. या equals to not defined, is equals to not defined, and vice versa, is equals to not defined and vice versa, is equals to not defined and vice versa. 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो. अब मानो कि हमको ऐसे लाइन का बात करना है जो y के साथ में पैरेलल हो. तो कोई अगर y के साथ पैरेलल है तो इमीडिएटली x के साथ कितना होगा? 90 डिग्री. और यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके हिसाब से क्या होगा? 90 डिग्री. क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? एंगल मेड विथ x एक्सिस. कितना है यहां पर वो बताओ? 90 डिग्री. और थीटा का वैल्यू अगर इसके लिए 90 डिग्री हो गया, सोचना थोड़ा ध्यान से, थीटा का वैल्यू अगर इसके लिए क्या हो गया? 90 डिग्री.
स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, tan 90 डिग्री का आंसर नॉट डिफाइंड, इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो कोई भी आदमी अगर y एक्सिस के साथ में मान लो कि पैरेलल है, ये x एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप होगा नॉट डिफाइंड। और अगर किसी आदमी का स्लोप नॉट डिफाइंड है तो इमीडिएटली यू शुड थिंक लाइक अच्छा यार इस लाइन को x एक्सिस से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा और y एक्सिस से पैरेलल होना पड़ेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला पॉइंट लिखूं, स्लोप ऑफ लाइन equally inclined to both the axes, slope of line equally inclined to both the axes is equals to plus minus 1 is equals to plus minus 1। इसका क्या मीनिंग है थोड़ा बोर्ड पर देखो एक बार। हाँ, लाइन को जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं ऐसे डॉटेड ले रहा हूं, वैसे सॉलिड बनाना चाहिए था, बट आओ समझते हैं। आपको बहुत बार क्या होगा कि क्वेश्चंस करते समय ना इन सब टाइप का लैंग्वेज लिटरेचर आप फेस करोगे कि एक लाइन है जो मान लो कि दोनों एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। तो इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब ये होता है कि आपका लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में जो बनने वाला एंगल है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ओवरऑल दो लाइन पॉसिबल। एक लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से आप पास कराओगे, जो सपोज करो कि यहाँ पर अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो ये पोर्शन कितना होना चाहिए आपका 45 डिग्री और ये पोर्शन भी कितना होना चाहिए आपका 45 डिग्री। एक ऐसा लाइन आप बना सकते हो। दूसरा, सेम कंडीशंस को फुलफिल करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला एक लाइन आप ऐसा बना सकते हो जो सेकंड और फोर्थ से पास करेगा। उस सिचुएशन में भी आई विल से कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ 45 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा बताओ 45। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में बनने वाला जो एंगल है वो क्या होना चाहिए सी। तो एक लाइन व्हाइट वाला हो सकता है और एक लाइन क्या हो सकता है पिंक वाला हो सकता है। कैन यू गेस कि व्हाइट वाले लाइन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? मेरे ख्याल में 45, बिकॉज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो इन लोग के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको 45 डिग्री। तो इस बेचारे का थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और थीटा अगर 45 डिग्री है तो स्लोप के फॉर्मूले से m इक्वल्स टू क्या होना चाहिए tan ऑफ, बोलो सब लोग 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 1। ठीक है, व्हाट अबाउट द पिंक लाइन? उसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का डेफिनेशन फिर से एक बार मेरे को रिमाइंड कराओ क्या था? एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द लाइन मेजर्ड इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पिंक वाले लाइन के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये पूरा एंगल, ये वाला, ये देख रहे हो ऑरेंज वाला। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? तो इसके लिए थीटा हो गया 135 डिग्री। और थीटा अगर आपका 135 डिग्री हो गया तो उस सिचुएशन में स्लोप कितना हो जाएगा? m इक्वल्स टू tan ऑफ, बोलो कितना 135 डिग्री एंड विच इज इक्वल्स टू हाउ मच टेबल के हिसाब से माइनस। ठीक है, इसीलिए ये चीज हम आज के बाद में एज अ फैक्ट याद रखेंगे कि व्हेनेवर द क्वेश्चन सीज कि देयर इज अ लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि स्लोप का वैल्यू कितना होगा, या तो 1 या फिर माइनस। ये तो स्लोप का वैल्यू 1 और या फिर स्लोप का वैल्यू -1। ये उसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर मेरे ख्याल में? बोलो। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको बस कंडीशन याद रखना है। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा ये। अगला पॉइंट लिखो, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन मीन्स, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन मीन्स the algebraic distance, intercept of a line means the algebraic distance at which the line meets the x-axis and y-axis, algebraic distance of the, क्या लिखा है एक बार फिर से बोलो तो, algebraic distance at which the line meets x-axis and y-axis from origin। या बोर्ड पर देखो, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है इसका। मानो कि दो एग्जांपल लेना चाह रहा हूं मैं, इस दो में ही कोशिश करते हैं कि 3-4 लाइन बना देंगे। देखो यहाँ पे सपोज करो कि एक लाइन आपका ऐसा है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट पे काट रहा है और ये सपोज करो कि इसको वाई एक्सिस को 5 यूनिट पे काट रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बताओ 4 और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बताओ, इट विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है मेरे ख्याल में। सपोज करो कि एक लाइन ऐसा है इस टाइप जो y एक्सिस को काट रहा है, मान लो कि अभी भी 4 यूनिट पे,
और एक्स एक्सिस को पीछे काट रहा है लेट से 2 यूनिट, इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? यहां थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है एल्जेब्रिक डिस्टेंस। क्या बोला बताओ? एल्जेब्रिक डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तो है लेकिन साइन के साथ। अगर पॉजिटिव की तरफ काट रहा है तो आप उसको पॉजिटिव मानिएगा, और अगर नेगेटिव की तरफ काट रहा है तो आप उसको नेगेटिव मानिएगा। ये 2 यूनिट पे काट रहा है, पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ? नेगेटिव की तरफ, तो इसको आप क्या मानिएगा? -2। और y इंटरसेप्ट आपका इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा बताओ? y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू हाउ मच? आई थिंक 4। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका लाइन मान लो कि ऐसा होता, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और आपका लाइन कुछ इस टाइप का है, ऐसा, ठीक है। जो सपोज करो कि x को काट रहा है लेट से 3 यूनिट पे लेकिन नेगेटिव की तरफ, y को काट रहा है 4 यूनिट पे लेकिन नेगेटिव की तरफ, तो इस सिचुएशन में x इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं आप बताओ? वेरी गुड। और y इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं? -4। क्लियर मेरे ख्याल में? अगला पॉइंट लिखूं, स्लोप ऑफ लाइन which makes के जगह आप लोग लिखो cuts। स्लोप ऑफ लाइन which cuts equal intercept on both axes। slope of line which cuts equal intercepts on both axes is equals to -1। on both axes is equals to -1, ठीक है। इसको थोड़ा समझो। मान लो कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, ये लाइन का इंटरसेप्ट इक्वल हो सकता है क्या? मान लो कि ये 5 और ये 5, इसका इंटरसेप्ट इक्वल हो सकता है? आई थिंक यस। सपोज करो इसी में मैं एक और सिचुएशन बनाता हूं और आप सोच के बताना कि उसका भी इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है क्या आपके हिसाब से। मानो कि एक लाइन में ऐसा बना दो, एक सेकेंड, ऐसा कुछ मानो कि अभी ये वाला 4 और ये वाला भी 4, इसका इंटरसेप्ट इक्वल माना जाएगा क्या? इसका नहीं माना जाएगा, इसका मान सकते हैं। लेकिन मैं और भी सिचुएशंस रिपीट करता हूं। ओके, सपोज करो कि इसको हटा दिया और इस बार सपोज करो कि ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, जो यहां काट रहा, और लेट से ये वाला भी 3 है और ये वाला भी 3, इसका इंटरसेप्ट को इक्वल बोल सकते हैं। और एक आखिरी सिचुएशन, मान लो कि इस टाइप का कुछ है जो यहां ऐसे काट रहा है, मान लो कि ऐसे रैंडमली मान लेते हैं ये वाला 2 और ये वाला भी 2, इसको मान सकते हो इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब 4 फॉर्मेट में आप लाइन बना सकते थे बेसिकली, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इन चारों में मान लो कि अगर सेम डिस्टेंस पे भी काट रहा है ना, फिर भी 2 ही ऐसा केस है जिसको आप एक्चुअली इक्वल इंटरसेप्ट कह सकते हो, ठीक है। जैसे पहला हो गया कि मान लो कि y एक्सिस का पॉजिटिव, x एक्सिस का पॉजिटिव। दूसरा हो गया मेरे ख्याल में ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इसको क्या मानोगे आप? पॉजिटिव, और इसको क्या मानोगे आप? नेगेटिव, ठीक है। फिर इस वाले में यहां पर देखो, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, तो इसमें इक्वल इंटरसेप्ट हो सकता है। और लास्ट हमारा था कि इधर 2 इधर 2, तो इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसको इक्वल इंटरसेप्ट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जब एक्चुअली इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है तो स्लोप का वैल्यू कितना होगा। यहां पर इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है, अब आप देखिए यहां पर कि ये एंगल कितना होगा, सोचिए 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री हुआ और ये लाइन का लेंथ अगर इक्वल है, तो आपको लगता है कि ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उसके चक्कर में ये एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, ठीक है। और ये अगर 45 हो गया तो सप्लीमेंट्री होने की वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। कैन यू गेस कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा इस सिचुएशन में? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री, और स्लोप कितना हो जाएगा उसके चक्कर में? tan ऑफ 135 डिग्री विच इज इक्वल्स टू -1। तो जब कभी भी ये इक्वल स्लोप मतलब इक्वल इंटरसेप्ट काटेगा, उस सिचुएशन में जो भी लाइन होगा आपका, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 रहेगा और स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। सेम एक्सप्लेनेशन हम यहां पर भी ले सकते हैं, थोड़ा सोचना ध्यान से। इसमें तो दोनों इक्वल है, तो वापस से ये वाला कितना हो जाएगा आपके लिए? 90 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा बताओ? मतलब सिंस ये वाला और ये वाला इक्वल है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45, और 180 होने की वजह से वापस से ये एंगल कितना रहेगा?
मेरे ख्याल में 135, और सॉल्व करने के बाद में इसका स्लोप का आंसर भी कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसको एज अ फैक्ट याद रखेंगे हम लोग आज के बाद कि जब कभी भी इक्वल इंटरसेप्ट कटने का सिचुएशन बोला रहेगा ना क्वेश्चन में, तो स्लोप आप डायरेक्टली कितना मान के चल सकते हो, -1। इक्वली इंक्लाइंड बोला रहेगा तो क्या मान के चल सकते हो, +-1, और इक्वल इंटरसेप्ट बोला रहेगा तो क्या मान के चल सकते हो, -1। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फिर से बस दे दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना पॉइंट को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, if two lines are parallel to each other, then their slopes are equal. If two lines are parallel to each other, then their slopes are equal, and vice versa. यहां बोर्ड पर देखो एक बार, एक सिंपल सा बात ऐसा लिखना चाहता हूं मैं, मानो कि दो लाइन है मेरे पास में, एक का नाम है L1 और इसका स्लोप है M1, और दूसरा लाइन है मेरे पास में, एक का नाम है L2 और स्लोप है उसका M2। ठीक है ना, अब एक ऐसा पॉइंट है कि अगर L1 इज पैरेलल टू L2 ऐसा बोला हुआ है हमको, तो इमीडिएटली आई कैन क्लेम इन दोनों का स्लोप भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, M1 इज इक्वल्स टू M2, और अगर कहीं बोला हुआ है कि M1 इज इक्वल्स टू M2, मतलब दो लाइन है जिनका स्लोप आपस में बराबर है, तो आप इसको क्रॉस क्लेम भी कर सकते हो कि देन L1 मस्ट बी पैरेलल टू L2। ठीक है, कोई भी दो लाइन, इसका भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बट छोड़ो उसको, आप बस पॉइंट रखो याद। ठीक है ना, कि दो लाइन अगर पैरेलल हुआ तो उनका स्लोप आप क्या क्लेम कर सकते हो, इक्वल, और किसी दो लाइन का स्लोप अगर आपको इक्वल दिखाई दे रहा है तो आप क्या क्लेम कर सकते हो कि द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में कि L1 M1 एक लाइन और L2 M2 दूसरा लाइन, मतलब लाइन का नाम L1 है, स्लोप का नाम M1 है, और दूसरे वाले में लाइन का नाम L2, स्लोप का वैल्यू M2, और नीचे आप लिखो कि L1 पैरेलल टू L2 डबल इंप्लाइज M1 इक्वल्स टू M2। ठीक है, एक बार मेरी तरफ देखो, लाइंस अगर पैरेलल हुआ तो स्लोप क्या होगा, और किसी दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल। अगला पॉइंट लिखो, इफ टू लाइंस आर perpendicular, if two lines are perpendicular, then the product of their slope is equals to -1, then product of their slope is equals to -1। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे लिखो, L1, M1 ये एक लाइन हो गया आपका, L2, M2 ये दूसरा लाइन हो गया आपका, और अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो उस सिचुएशन में आपको मिलेगा M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1, और वाइस वर्सा। L1 परपेंडिकुलर टू L2 इंप्लाइज M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1, और फिर डबल इंप्लाइज। ठीक है, 2 मिनट एक बार मेरी तरफ देखो, थोड़ा सोच के बताना, लाइंस अगर पैरेलल हुआ तो स्लोप्स क्या होगा, इक्वल, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1, और वाइस वर्सा भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 मिनट मेरी तरफ देखो, मैक्सिमम टाइम हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ही चाहिए होगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के लिए देयर आर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट माइट बी गिवन टू यू, और रॉ मटेरियल से मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन का बात कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा होगा कि लाइन के बारे में आपको बोले कि देखो लाइन का स्लोप इतना है और लाइन है ये फलाने पॉइंट से पास हो रहा है, बताओ उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो यदि आपके पास में स्लोप और पॉइंट का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आप उस लाइन का इक्वेशन ढूंढना चाहते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू शुड गो फॉर। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभार हो सकता है कि आपको लाइन का ना इंटरसेप्ट बता दे कि वो एक्स एक्सिस को यहाँ काटेगा, वाई एक्सिस को यहाँ काटेगा, बताओ लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो यदि इस टाइप का इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, कभी कभार और भी चेंजेस हो सकता है, ये चलो अभी 2 ही पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है ना, और भी फॉर्मेट है लेकिन हम मोस्टली इन्हीं को फेस करें। क्लियर, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि अगर रॉ मटेरियल के नाम पर पॉइंट और स्लोप बताया जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पढ़ो एक बार जोर से, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। और इनकेस अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का इन्फॉर्मेशन है तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1।
और एक खास बात कि एकदम पहला पॉइंट में हमने क्या लिखा था कि किसी भी लाइन का जो इक्वेशन है वो इन जनरल कैसा दिखाई पड़ता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो ध्यान देना आप कि आप स्टार्ट तो इससे करोगे, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई कर करके सॉल्व कर करके लास्ट में आपको आंसर इस वाले फॉर्मेट में छोड़ना है, ठीक है। ऐसा रॉ मटेरियल है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो बिगिनिंग आपका यहां से होना चाहिए, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। इस चीज को सिंप्लीफाई कर करके आपको यहां तक पहुंचाना होगा और यहां ले जाके आप उसको छोड़ सकते हो। सेम इज द केस विद दिस वन कि अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू दे रखा है और लाइन का इक्वेशन पूछ रखा है तो दिस इज द फॉर्मूला जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इस पे आंसर छोड़ नहीं सकते, सिंप्लीफाई कर करके आपको यहां तक पहुंचाना हो, ठीक है। मेरे ख्याल में लिखिए क्या लिखा आपने पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, लिखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अच्छा यहां देखना इस वाले इक्वेशन में भी x और y ये लोग वेरिएबल है, x1 कमा y1 लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास करेगा ना उसका कोऑर्डिनेट है, और m क्या है, स्लोप का वैल्यू, m क्या है बताओ, स्लोप का वैल्यू। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, x कमा y क्या है बताओ, फास्ट लाउड, x कमा y क्या है आपके इक्वेशन में, वेरिएबल, x1 y1 क्या है आपका फिक्स पॉइंट जिससे आपका लाइन पास कर रहा था, मतलब x1 y1 का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और m का क्या है, m कौन है, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर मेरे ख्याल में। नीचे ये एरो बना के ये भी लिख लेना कि लास्ट में इसमें कन्वर्ट करना है हम लोग, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा एक चीज और, ये फोटो भी बना लो थोड़ा सा उस पॉइंट के बगल में कहीं पे छोटा सा, चलो देखो इसको, देखो इसका भी फोटो बना लो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, ये फोटो बना लो। अच्छा इस फोटो में कुछ नया चीज भी आपको दिख रहा होगा, ये चीज आपको समझ में आया कि ये a,0 कैसे होगा, मतलब अगर सपोज करो कि ये लाइन सच्ची में x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काट रहा है तो वी ऑल नो कि x एक्सिस के ऊपर का जो भी पॉइंट होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, x,0, तो x कोऑर्डिनेट तो उसका a होना चाहिए क्योंकि a डिस्टेंस पे है वो वाला, और y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का कितना होना चाहिए, 0। सिमिलरली इस वाला पॉइंट का भी वही एक्सप्लेनेशन है कि इसका y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए b, और सिंस ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0, इसलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, b, ठीक है। चलो आगे अगला पॉइंट लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। 2 मिनट मेरी तरफ देखो, ये वाला टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में वैसे आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना इसमें क्या है कि इंग्रेडिएंट्स का आपको पता होना चाहिए कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वेशन देखने में होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां पर x और y वापस से वेरिएबल रहेगा, m के जगह पर कोई ना कोई नंबर रहेगा और c के जगह पर भी कोई ना कोई नंबर रहेगा, और अगर आपका इक्वेशन इस वाले फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया हुआ है तो x के बगल वाला नंबर जो है वो आपका स्लोप है, x के बगल वाला नंबर क्या है आपका स्लोप, और c जो है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। लिख लो इसको, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसमें ये नीचे एरो देके लिख लेना कि m यहां पर स्लोप रिप्रेजेंट करेगा और c विल रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट। डन। नेक्स्ट लिखो 19 नंबर पे, स्लोप ऑफ या स्लोप फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 2 मिनट मेरे तरफ देखना, अगर सपोज करो कि इक्वेशन आपका इस वाले फॉर्मेट में हुआ ना तो फटाक से आप कह सकते हैं कि x के बगल वाला नंबर आपका स्लोप, लेकिन जनरली हम जो इक्वेशन वगैरह फेस करेंगे वो इस फॉर्मेट में कभी नहीं होगा, वो जनरली हमेशा कौन से फॉर्मेट में होगा, ये वाले फॉर्मेट में होगा। तो इस फॉर्मेट से भी स्लोप निकालने का एक डायरेक्ट रास्ता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ, बोर्ड पर आप लोग देखिए, और कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। मान लीजिए कि ये वाला इक्वेशन है मेरा, ठीक है ना, मुझे पता है कि इक्वेशन अगर इस वाले फॉर्मेट में हो कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी,
इस सिचुएशन में m किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, स्लोप को। इस इक्वेशन को भी मैं अगर इस वाले फॉर्मेट में, मतलब इस इक्वेशन को इस वाले फॉर्मेट में अगर चेंज करना चाहूं, मुझे क्या करना चाहिए सोचो। आई हैव ax प्लस व्हाट, by प्लस c इज इक्वल टू 0। कीप by ऑन लेफ्ट साइड और बाकी को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ax माइनस c चलेगा। और b को धक्का मार दो तो क्या होगा बताओ, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। आया बात समझ। तो इस इक्वेशन को जब आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो x के बगल में आने वाला नंबर क्या दिख रहा है आपको, माइनस a अपॉन बी। और यहां से तो बोलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यहां से तो हम कंफर्मली कह सकते हैं ना कि x के बगल वाला जो नंबर है, सिंस ये वाला एग्जैक्टली इसको रिजेंबल कर रहा है, तो x से चिपका हुआ जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। तो इसीलिए वी विल कंक्लूड इट लाइक दिस कि कोई भी लाइन जो ऐसा होगा उसका स्लोप डायरेक्टली उसको ही देख के हम बोल देंगे कि इट इज माइनस a अपॉन बी, जहां पर a क्या है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x एंड b क्या है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, मानो कि ये कोई इक्वेशन है, ट्वाइस x प्लस थ्राइस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को कोई कन्वर्जन वगैरह करने का दरकार नहीं है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 2/3। कोई लाइन है मान लो कि ऐसा x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप क्या होगा बताओ, माइनस 1/5। सीधा, क्लियर मेरे ख्याल में, लिख लो इस चीज को। स्लोप फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप सीधा ये चीज लिखो, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो m इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। हाँ मतलब माइनस भी रहेगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है मेरे ख्याल में। इसके आगे देखो टेंजेंट वेंजेंट क्या होता है, उन सब पे जाना चाहिए हम लोग को, लेकिन आज एक बार यहाँ पर पॉज कर देते हैं। ठीक है, बाकी अगले क्लास।